नीट के हर पेपर में क्लियर है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और ये चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चाहे ऑर्गेनल्स हो, सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट हो या न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, हर साल सेल से ट्रिकी PYQs रिपीट होते हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप विद कॉन्सेप्ट्स, क्लियर एप्लीकेशंस। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होगी बल्कि एक रिवीजन भी होगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम के लिए कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। Cell the unit of life, previous year questions. Let's start with the first question. पहला क्वेश्चन में हमें असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन कह रही है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस इज टू पैकेज द मटेरियल्स मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू इंट्रासेलुलर एंड आउटसाइड द सेल। बिल्कुल सही बात है जी, ऐसा ही होता है। गोल्गी का फंक्शन यही होता है कि वो पैकेजिंग करता है जो भी एंडोप्लाज्मिक ने चीज़ें बनाई हुई हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है रीजन वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांस फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस। तो अगर किसी को याद हो गोल्जी का स्ट्रक्चर, नहीं याद तो जाके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाली वीडियो देख लो मेरी, ठीक है। ये होता है सिस फेस। सिस फेस जो है वो रिसीव करता है वेसिकल्स फ्रॉम द ER एंड दिस इज़ योर ट्रांस फेस या मैच्योर फेस भी हम इसको बोलते हैं, जहाँ से आपकी पूरी पैकेजिंग वगैरह होके ये इंट्रासेलुलर टारगेट्स या कहाँ जाएगी, आउटसाइड ऑफ द सेल जाएगी। तो रीजनिंग की जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, पर क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की? बिल्कुल नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ A and R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। चलो, ये भैया पिछले साल बहुत बच्चों को परेशान किया इस क्वेश्चन ने। नीट 2025 में ही आया हुआ है ये क्वेश्चन। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। अब ये आपने पढ़ा कहाँ पे है, यही नहीं पता है बच्चों को कि ये लिखा कहाँ पे हुआ था। ये लिखा हुआ था आपकी सेल की इंट्रोडक्शन जो है ना, सेल चैप्टर की जो पूरा यूनिट है उसकी इंट्रोडक्शन से पहले लिखा हुआ है ये। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी होता है फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कहाँ लिखा है ये? थर्ड ऑप्शन है ये आपका। तो थर्ड ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है हमें। पहली बात तो द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70S। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स। सही या गलत? बिल्कुल सही। थर्ड इज द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम्स आर 60S एंड 40S while those of 70S आर 50S एंड 30S। सही या गलत? बिल्कुल सही जी। नेक्स्ट इज द 2 सब यूनिट ऑफ 80S आर 60S एंड 20S। बिल्कुल गलत। एंड दोज ऑफ 70 आर 50 एंड 20। गलत। तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गई हमारी। नेक्स्ट इज द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S आर, ये भी गलत ही है, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई गलत। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी रह गई? A, B एंड C। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, A, B एंड C आर ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलो जी, अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एक बहुत स्पेशल सा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कहाँ? आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन और DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। कौन सा होता है ऐसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर? क्या वो क्रिस्टे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मीजोजोम होता है या क्रोमैटोफोर्स होता है? बताओ, सोचो सोचो। NCERT में ही लिखा हुआ है, सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट है NCERT से। Mesosome is the correct answer. It is the extension of the cell membrane. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलता है ये। DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, सिक्रीशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ना। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग टाइप का है। सेंट्रोमियर, सीलियम, क्रिस्टे, सेल मेम्ब्रेन हमें बताना है। सेंट्रोमियर किस चीज़ में हेल्प करेगा? सेंट्रोमियर बताओ पहले तो। कहाँ होगा सेंट्रोमियर? सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, एब्सोल्युटली, है ना। तो इसको हम A कर देते हैं।
सीलिया कहाँ पर, सीलिया करता है मोटिलिटी में हेल्प, मूवमेंट में हेल्प। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, अगर ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे फोल्डेड सी होती है अंदर की तरफ, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। सेल मेम्ब्रेन इज ऑब्वियसली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए का 2, बी का 3। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सी का 1, डी का 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। न्यूक्लियोलस क्या करता है? इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA। करेक्ट, पढ़ा रखा है ये मैंने। जिसको नहीं आते बेटा इन क्वेश्चंस के आंसर, गो टू माय चैनल, वहाँ पे सेल चैप्टर की एक पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे टॉपिक्स अलग अलग वीडियोस में बना के मैंने आपको समझा रखे हैं। यू कैन वॉच देम वंस और उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे वेरी इजीली। सेंट्रियोल क्या करेगा? सेंट्रियोल इज ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कार्टव्हील टाइप की होती है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड या फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स? इट इज़ फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। गोल्जी एपरेटस क्या करेगा? इट इज़ साइट फॉर formation of glycolipid. So the correct answer is A3, B है सेकेंड, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 विच सेज द DNA प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज। अब तुम में से आधे होंगे जिनको यही नहीं पता कि क्लोरोप्लास्ट में भी DNA होता है बेटा, होता है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होता है। सेमी ऑटोनॉमस का क्या मतलब है कि पूरा ऑटोमेटिक नहीं है, पर इसके कुछ प्रोटीन्स जो हैं ये खुद से बना सकता है क्योंकि इसके पास DNA प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक ओरिजिन होता है क्लोरोप्लास्ट का, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसा DNA होता है, GC रिच DNA होता है, वैसा ही तुम्हें क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। तो सर्कुलर मिलेगा और डबल स्ट्रैंडेड मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 अगेन। चलो बताओ, एक्सोनिम क्या होता है? एक्सोनिम सीलिया और फ्लैजिला का जो आगे से फिलामेंट शाफ्ट से निकल रहा होता है उसको बोलते हैं। कार्टवील पैटर्न तुम्हें कहाँ पर देखने को मिल रहा है? सेंट्रियोल में देखने को मिल रहा है। क्रिस्टा तुम्हें कहाँ मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में तुम्हें देखने को मिलता है। और सैटेलाइट क्रोमोसोम नाम के होते हैं जिनके पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो ये सेंट्रोमियर हो जाता है ना। दिस इज योर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और यहीं जब ऊपर एक और कंस्ट्रक्शन हो जाती है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम है जी भाई। ये इसको हम बोलते हैं NOR या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 3। तो A का हो गया 2, B का हो गया 1, C का हो गया 4 और D का हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट 1 कहती है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्या ये जो स्टेटमेंट सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। नेक्स्ट ये कहती है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की भी लेस परमिएबल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी लेस परमिएबल होती है, तो दोनों की लेस परमिएबल होती है। तो एज कम्पेयर टू क्लोरोप्लास्ट लेस परमिएबल होती है, ये तो हम नहीं मानते हैं। एज कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ लेस परमिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट को हम सही मान लेते हैं, सेकंड को हम गलत मान लेते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है, अगेन मैच कर लो फॉलोइंग को और तुम्हारी बन जाएगी बढ़िया मज़ेदार। तुम्हें आ जाएगा क्वेश्चन का जवाब। सीलिया अगेन एक्सोनिम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स हो सकते हैं तो हम उसको RER बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टे ही होते हैं। कितनी बार हो गया ये तो, हर देख लो अब PYQs में जितने भी हमने अभी तक मैच द फॉलोइंग टाइप के किए हैं सब में माइटोकॉन्ड्रिया और क्रिस्टे आया ही आया। देख रहे हो, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के टाइम पर जाके अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर पे। काइनेटोकोर क्या होता है? ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, इसके आसपास लगा हुआ होगा काइनेटोकोर, जिससे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज A3, B4, C2 and D1. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द गोल्जी सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही, विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस फेस और द फॉर्मिंग फेस एंड कनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। क्या ये सही है या ये गलत है, बताओ मुझे। सही है जी, बिल्कुल सही है। अभी हमने बात करी है कि सिस फेस जो होता है वो कन्वेक्स सा होता है, बाहर की तरफ होता है, नियर द न्यूक्लियस अरेंज होगा, और ट्रांस फेस जो होता है वो मैच्योरिंग फेस होता है, वो कनकेव होता है शेप में। नेक्स्ट दे रखा है द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल आर आइडेंटिकल एंड आर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड तो देखो जी होते ही होते हैं, है ना जी। एनिमल्स में इंटरकनेक्टेड होता है, प्लांट्स में इट इज़ नॉट कनेक्टेड, और हम इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं होते हैं, एक कन्वेक्स है एक कनकेव है ना, देख रहे हो तुम। तो फेसेस जो हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल तो नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट को हम गलत मान लेते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 11th का हो गया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अगेन मैच द फॉलोइंग है। अब आपको बताना है किसने क्या डिस्कवर किया था। बहुत ही बढ़िया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, मेरे को लगता है सबको पता है। कैमिलो गोल्जी ने क्या डिस्कवर किया था, बहुत ही ईजी है, डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्न नियर द सेल न्यूक्लियस, जिसको अब हम गोल्जी अपरेटस बोलते हैं ना। फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था आपका क्रोमैटिन, और जॉर्ज पैलेडी ने आपका डिस्कवर किया था राइबोसोम्स। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज A2 B4, राइट। यही हो गया, फिर फर्स्ट ऑप्शन हो गया A2 B4 C3 एंड D1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मीसोसोम इन अ सेल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, इट इज चेन ऑफ मेनी राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल mRNA, इसको हम बोलते हैं पॉलीसोम। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मीडियम साइज्ड क्रोमोसोम, इट इज थर्ड स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। सेल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मिलता किस में है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा होगा, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, इक्वल आर्म्स होती हैं, आइसोब्रेकियल होता है, तो मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स, तो ये हो जाएगा, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में क्या है, हेट्रोब्रेकियल आर्म्स होंगी, ऊपर वाली थोड़ी छोटी होंगी और नीचे वाली थोड़ी लंबी होंगी, तो स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल is your submetacentric. Then it is acrocentric. Acrocentric is situated one very long, one very short, ठीक है। एंड टीलोसेंट्रिक इज बिल्कुल टर्मिनल पे ही लगा हुआ है आपका सेंट्रोमियर। सो द करेक्ट आंसर इज A2 B3 C4 एंड D1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग। F1 पार्टिकल्स कहाँ होंगे, हिस्टोन कहाँ होगा, एक्सोनिम कहाँ होगा, सिस्टर्ने कहाँ होंगे। सिस्टर्ने कहाँ होंगे सबसे पहले तो ये बताओ, क्रिस्टा नहीं है ये, ठीक है, सिस्टर्ने हैं। सिस्टर्ने कहाँ होते हैं, गोल्जी अपरेटस में होते हैं। एक्सोनिम कहाँ होता है, सीलिया में होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। डीएनए पैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है ना हिस्टोन, ठीक है। F1 पार्टिकल्स क्या है, ऑक्सीजोम का पार्ट है। एटीपी सिंथेस, जो कि आपका एटीपी बनाने में हेल्प कराएगा, एटीपी सिंथेटेज बोल सकते हो, एटीपी सिंथेस बोलते हो इसको, ठीक है। ये आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ। सो द करेक्ट आंसर इज A4 B1 C2 एंड D3। चलो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। क्या फंक्शन करता है साइटोस्केलेटन, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूक्लियर डिविजन करता है, मोटिलिटी करता है, या प्रोटीन सिंथेसिस करता है। भैया प्रोटीन सिंथेसिस अगर किसी को लग रहा है कि वो करता है तो मेरे ख्याल से तो उसको सच में पूरा सेल का चैप्टर फिर से पढ़ना चाहिए, चाहे वो अभी अभी पढ़ के आया हो, लेकिन फिर से पढ़ो, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कौन कराता है हमारे पास, राइबोसोम्स, ठीक है जी।
और क्या न्यूक्लियर डिवीजन कराएगा, बिल्कुल न्यूक्लियर डिवीजन करा सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस में स्पिंडल फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, पर न्यूक्लियर डिवीजन एज सच शायद हमें नहीं बोलना चाहिए। साइटोस्केलेटन में ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, वेसिकल के थ्रू हो रही है ट्रांसपोर्टेशन। मोटिलिटी आई थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सीलिया, फ्लैजिला हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए, माइक्रो फिलामेंट्स हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, सबके सब आपके वो तो कराते ही हैं, मोटिलिटी तो कराते हैं, ठीक है। तो मोटिलिटी को ही करेक्ट मान लेते हैं हम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following are not considered as part of endomembrane system? इसमें से कौन से endomembrane system के पार्ट नहीं हैं, बताओ। चलो, जिसने मेरी endomembrane system वाली वीडियो देख रखी होगी उसको पता होगा कि कौन से पार्ट हैं, क्योंकि 4 चीज़ें होती हैं उसका पार्ट, ठीक है जी। सबसे पहला शुरुआत में मैंने बता ही रखा है कि endomembrane system का क्या क्या पार्ट होता है, जो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, ठीक है। वो सब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स आपके साइटोप्लाज्म में जो कि एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ER इज, क्लोरोप्लास्ट इज नॉट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज, पेरोक्सिसोम इज और इज नॉट, इट इज नॉट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड योर वैक्यूल्स, ये 4 चीज़ें जो हैं, ये चारों जो हैं पार्ट होंगी आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, हमें नॉट ही बताना था, तो A, C एंड E, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Given below are 2 statements. First is in bacteria the mesosomes are formed by extension of the plasma membrane, बिल्कुल ठीक है। मीजोसोम देख लो अब कितना इंपॉर्टेंट है, कितने हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं मीजोसोम वाले। नेक्स्ट इज इन द मीजोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन DNA रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट। इसके ये फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following statements are correct in the context of Golgi apparatus? Golgi apparatus के लिए कौन से सही हैं? फर्स्ट इज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, फॉर्मेशन होगी ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, गलत, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है ये। नेक्स्ट इज इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन ER, मॉडिफाइज या फोल्ड करता है उसको प्रॉपर अपने ढंग में लेके आता है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, गलत। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, गलत। सो द करेक्ट आंसर इज A and C, विच इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20th। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अगेन सेम क्वेश्चन है, ये हम अभी ही करके आए हैं। क्रोमोसोम कैसे कैसे होते हैं, मेटासेंट्रिक जो होता है उसमें इक्वल आर्म्स होती हैं, शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म जैसा कुछ नहीं होता, आइसोब्रेकियल होगा। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक में बहुत ज़्यादा अवे होता है, तो एक छोटी सी आर्म होती है और एक बहुत लंबी आर्म होगी। और टीलोसेंट्रिक में तो भैया बिल्कुल ही टर्मिनल पे होता है। सो दिस इज टीलो, दिस इज एक्रो, दिस इज सब मेटासेंट्रिक एंड दिस इज मेटासेंट्रिक। तो क्या जवाब होगा, मेटासेंट्रिक इज मिडल, दिस इज A का 3, ठीक है, A का 3 का ऑप्शन सिर्फ सेकंड है, A3, B1, C4 एंड D2, ठीक है जी। चलो, अगर किसी को लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट करा रही हूँ क्वेश्चन, तो भैया आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है, क्योंकि आपको बायोलॉजी का एक क्वेश्चन करने में सिर्फ और सिर्फ 45 सेकेंड्स लगाने हैं। दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम यू शुड गिव टू अ बायोलॉजी क्वेश्चन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 45 सेकेंड्स में आपको क्वेश्चन पढ़ भी लेना है, उसको मार्क भी कर लेना है। OMR में भी मार्क हो जाना चाहिए। OMR में एकदम से अगर तुम्हें आदत नहीं है OMR भरने की, तो हर एक क्वेश्चन के बाद कर लो, नहीं तो हर 4 क्वेश्चन के बाद मार्क कर लिया करो, ठीक है, OMR शीट। लेकिन 45 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगाने हैं, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री को भी तो टाइम देना होता है, बायो तो हो जाएगी जल्दी जल्दी, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होगी, फिर क्या करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कर पाओगे तो फिर नंबर नहीं आते किसी के, है ना। तो इसलिए नंबर तो हमें चाहिए, क्लियर करना है हमें पेपर,
तो इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये मेक श्योर करें कि हम जो हैं 45 सेकेंड लगाएं सिर्फ बायो के एक क्वेश्चन में, बॉटनी हो चाहे ज़ूलॉजी हो। चलो, दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वन इज माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर। बताओ कर सकता है या नहीं कर सकता? कितना होता है माइकोप्लाज्मा का साइज? सबसे छोटा सेल है 0.3 माइक्रोमीटर होता है। 0.3 है तो 1 माइक्रोमीटर वाले से तो कर ही देगा, ऑब्वियसली पास। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल्स। क्या सेल वॉल होती है? बताओ जरा, क्या माइकोप्लाज्मा के पास है सेल वॉल? बिल्कुल भी नहीं है बेटा। माइकोप्लाज्मा के पास कौन सी सेल वॉल होती है? नहीं होती है माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल, उसकी सेल वॉल एब्सेंट होती है। सो स्टेटमेंट करेक्ट इज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। First is SCR, which is smooth endoplasmic reticulum, are site for lipid synthesis. This is correct. Second is RER has ribosomes attached to ER. बिल्कुल correct. Third is SCR is devoid of ribosomes. बिल्कुल correct. Fourth is in prokaryotes only RER is present. Incorrect. तो हमारे पास correct है, incorrect ही हमें बतानी थी। Incorrect हमारा fourth option है। चलो, next question is question number 23. Given below are two statements. First statement is membrane bound organelles of the endomembrane system coordinate cellular functions. बिल्कुल सही बात है। ER, Golgi, lysosome, vacuoles coordinated manner में काम करते हैं। Next statement is mitochondria and chloroplast are not considered the part of endomembrane system. ये भी बिल्कुल सही statement है। Mitochondria, chloroplast, peroxisome कुछ भी part नहीं होता है endomembrane system का। So the option that is correct is question number 3. Option number 3. Next we move on to question number 24. Match list 1 with list 2. एंड इट सेज क्रोमोप्लास्ट को आप किसके साथ मैच करना चाहेंगे? ऑब्वियसली कैरोटीन के साथ हम करेंगे, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जो हैं उनके पास पिगमेंट होता है। अमाइलोप्लास्ट को आप किसके साथ करेंगे? स्टार्च के साथ करेंगे जी हम तो, है ना जी। और इलियोप्लास्ट को हम ऑयल और फैट के साथ कर देंगे, और एल्यूरोप्लास्ट को हम कर देंगे प्रोटीन्स के साथ। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। सो A4, B3 एंड C is our 2, D is 1. Question number 25. Which type of substances would face difficulty in passing through the cell membrane? कौन से substances को difficulty होगी cell membrane से pass करने में? Substances with hydrophobic moiety, hydrophilic moiety, all substances irrespective of hydrophobic and hydrophilic moiety, या substances which are soluble in lipids. जो सॉल्युबल इन लिपिड्स हैं उनको तो कुछ होनी नहीं चाहिए डिफ़िकल्टी, जो हाइड्रोफोबिक हैं उनको भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। सब्सटेंसेस विद हाइड्रोफिलिक मोइटी जो है उनको दिक्कत हो सकती है। ऑल सब्सटेंसेस को भी, ऑल सब्सटेंसेस थोड़ा हो सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मोइटी तो नहीं है भैया, ये भी गलत ही है वैसे तो। स्टेट मतलब क्या नाम है, दिक्कत तो सारी सब्सटेंसेस को नहीं होती है, बिकॉज इसमें हाइड्रोफोबिक दे रखा है तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, इसी को हम कर लेते हैं। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 26. इफ़ द pH इन लाइजोसोम इज़ इंक्रीज टू अल्कलाइन, नॉर्मली क्या होता है लाइजोसोम में? एसिडिक pH होता है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आउटकम? क्या आउटकम आएगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम ज़्यादा फंक्शन करने लग जाएंगे, गलत। हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। थर्ड क्या दे रखा था? लाइसोसोमल एंजाइम विल बी रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म, जी नहीं। फोर्थ वाज लाइसोसोमल एंजाइम विल बी मोर एक्टिव, गलत। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, जो पूछ रहा है व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो द क्रोमोसोम इज रेफर्ड टू एज, क्या बोलते हैं इसको? हम पढ़ चुके हैं 2 क्वेश्चंस में, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। आइसोब्रेकियल आर्म्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मैच करना है फॉलोइंग को। क्रिस्टे आर इनफोल्डिंग्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। थाइलोकॉइड्स क्या होते हैं? थाइलोकॉइड्स आर प्रेजेंट इन प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, जो कि स्टैक के ऊपर स्टैक बना के ग्राना बनाते हैं। सेंट्रोमियर जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है क्रोमोसोम की, एंड सिस्टर्ने आर डिस्क शेप्स
sacs in the Golgi apparatus. So the correct answer is first A 3, B 4, C 1 and D 2. Next is question number 29. Which of the following is an incorrect statement? Perinuclear space forms a barrier between the material present inside the nucleus and the cytoplasm. अगर ये आपका न्यूक्लियस है ना, तो सबसे पहली बात तो इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, एक इनर मेम्ब्रेन होगी और एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, जो मैंने ढंग से बनाई नहीं है तो इसको बना देते हैं फिर से, है ना। और यहाँ पर बीच बीच में जगह होती है जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, और ये जो होती है ये होती है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। हाँ जी, ये इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस और बाहर के साइटोप्लाज्म को अलग अलग रखेगी, बिल्कुल सही है ये, हमें इनकरेक्ट बतानी है स्टेटमेंट। सेकंड इज न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेजेस फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शंस, ये भी करेक्ट है। थर्ड इज मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स पोजेस कॉन्स्पिक्युअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, गलत। ई न्यूक्लिएटेड होता है तुम्हारा आरबीसी भी एंड तुम्हारे मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी, ठीक है। ई न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस नहीं होता उनके पास। फोर्थ इज माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कौन से होंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये हम पढ़ चुके हैं, तो हम सीधा सीधा आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन 4 ER, गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। Next question 31. Which is the most important site for formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cell? Golgi bodies, ये भी हम कर चुके हैं। Next is question 32. Which of the following statements about inclusion bodies is incorrect? Incorrect statement हमें बतानी है। First statement दे रखी है these are involved in ingestion of food particles. Second is they lie freely in the cytoplasm. Third is these represent reserve material in the cytoplasm. And fourth is they are not bound by any membrane. बताओ क्या है सही जवाब, बताइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, विच इज द करेक्ट आंसर? हाँ जी बताइए, कर लिया डिसाइड? सही जवाब है दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, है ना। फूड पार्टिकल्स वगैरह स्टोर करते हैं, रिजर्व मटेरियल स्टोर करते हैं, बेसिकली वेस्ट मटेरियल हो सकता है, एक्स्ट्रा रिजर्व मटेरियल कुछ भी पड़ा हो, गैस वैक्यूल, सल्फर ग्रैन्यूल्स, साइकोफाइजिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, सब के सब किस में इंक्लूडेड होते हैं? इंक्लूजन बॉडी में या सेल इंक्लूजन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 which says inclusion bodies of blue, green, purple and green photosynthetic bacteria are, कौन से होंगे? गैस वैक्यूल्स, जो कि गैस स्टोर करेंगे, बायंसी प्रोवाइड करेंगे इनको, है ना, ये सब कुछ होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए कहाँ पर होती है? न्यूक्लियोलस में। हमने ऊपर न्यूक्लियस बनाया था ना, कहीं पे, कहाँ बनाया है? ये रहा, यहाँ पर एक बिना मेम्ब्रेन का न्यूक्लियोलस होगा जहाँ पे आरएनए बनता है, राइबोसोमल आरएनए। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म विच इज नन अदर देन माइकोप्लाज्मा कितना होगा? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 0.3 माइक्रोमीटर, पर एक्चुअल में इट इज़ 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36। द कॉन्सेप्ट ऑफ omnis cellula a cellula regarding cell division was first proposed by रुडोल्फ वर्चो, है ना। सेल थियोरी हमें दी थी शेल्डन एंड श्वान ने, जिन्होंने बोला था एक सेल जो है वो पार्ट ऑफ द सेल, सारे पार्ट सेल ऑर्गेनल सब मिला के सेल बनता है, और फिर रुडोल्फ वर्चो ने उसमें ऐड कर दिया था कि सेल जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आगे बनेंगे, omnis cellula e cellula। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। Shorter and longer arms of submetacentric chromosome are referred to as P and Q arm respectively, ठीक है जी।
नॉमेनक्लेचर है बेसिक कि क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म को हम पी आर्म बोलते हैं, लॉन्ग आर्म को हम क्यू आर्म बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के पास नहीं होगा, मतलब मेम्ब्रेन्स के पास नहीं होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, लाइसोसोम के पास नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, वैक्यूल्स के पास नहीं होता। लाइसोसोम और वैक्यूल दोनों के पास डीएनए नहीं होता, हमें नॉट ही बताना था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी नहीं, प्रिकर्सर एंजाइम्स बनते हैं लाइसोजाइम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, पैकेजिंग तो गोल्जी में होगी, तो यही इनकरेक्ट हो गई, नॉट करेक्ट ही बतानी थी हमें, फर्स्ट आंसर होगा। सेकंड हमें देखे रखा है लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सही है ये। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, बिल्कुल सही। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस आर द साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, यानी कि न्यूक्लियोलस। साइट्स फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ व्हाट, अभी हम कर चुके हैं ये, राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70s राइबोसोम ओनली, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है ना, किस टाइप का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोइड होता है पहली बात तो, कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए होगा, विच इज़ ऑल्सो GC रिच। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हो नहीं सकती, हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं होते। सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। अरे वाह, अंत तक पहुंच गए हैं हम। आई होप आप कर पाए होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर कोई नहीं कर पाया है तो सेल की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने एक पूरी, गो एंड वॉच दैट एंड यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस वेरी वेरी ईजिली। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि कितने मार्क्स बने तुम्हारे और कितनी देर में करा तुमने। टाइम ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट करना नीट के पेपर में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो फॉर मोर, कीप फॉलोइंग, दिस चैनल इज़ जस्ट फॉर यू। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।